आज दो अहम तरीन मौज़ूआत पे बात करेंगे और उसमें सबसे पहले तो आज जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मीडिया में कवरेज ली वो थी शोहदा जो लवाहिकीन हैं शोहदा के, उनकी आज एक प्रेस टॉक हुई और उस प्रेस टॉक में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फ़ैसले को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि वो अपील दायर करेंगे इस फैसले के ख़िलाफ़। और उसके ऊपर क्या गुफ्तगू हुई वो तो मैं आपको उनसे सुनवाता हूँ जो कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे आगे थे, और इस पर ज़रूर डिबेट करेंगे कि पाकिस्तान में आज 1952 का बनाया हुआ एक्ट जिस पर 1967 से प्रैक्टिकली अमल हो रहा है सिविलियंस के ऊपर, मिलिट्री एक्ट की बात कर रहा हूँ, सिविलियंस की जो मिलिट्री पे अटैक करें या इस तरह के मामला में जिसमें मिलिट्री इन्वॉल्व होती है या उसकी डोमेन होती है, उस पर मुकदमे 1967 से चल रहे हैं। तो हमें आज तक वन वे और दी अदर वे यही नहीं पता चल सका कि ये सिविलियंस पे मुकदमे चल सकते हैं कि नहीं चल सकते, और अब सुप्रीम कोर्ट ने आके हमें ये खबर दी कि नहीं चल सकते। तो इससे पहले जितने सिविलियंस पे चले उनका क्या मुस्तकबिल है, उनका क्या क्रेडिबिलिटी है, और जो आइंदा चलेंगे उनका क्या, और जो मौजूदा चल रहा है एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े जासूस कुलभूषण यादव पे, उसका क्या पोजीशन है। तो इस सारे मामले के अंदर जो है बात की जाएगी। और दूसरा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, सदर आरिफ इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान के भी सदर हैं वैसे तो वो, सदर आरिफ अलवी जो है, उन्होंने एक बड़ा दर्द भरा लेटर लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को। उन्होंने कहा है कि क्या कहा है लेवल प्ले फील्ड के हवाले से, वो भी आपसे बात की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से तहरीक इंसाफ कानूनी टीम मिली है और तहरीक इंसाफ जो है वो अब पूरी तरह कोशिश कर रही है कि इलेक्शन के अंदर भरपूर हिस्सा ले, और ये बड़ी अच्छी बात है। अगर वो ये कोशिशें कर रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर से मिलकर, सदर से लेटर लिखवा के, एक पॉलिटिकल पीटीआई ने पॉलिटिकल इंगेजमेंट की कमेटी बना दी हुई है, और ये अच्छी बात है क्योंकि नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को बिल्कुल टफ कंपटीशन मिलना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे इसके हक़ में हूँ, और इट इज़ नॉट फॉर ग्रांटेड के मियाँ साहब आए या जरदारी साहब मौजूद हैं और वो पूरी ट्रॉफी उठा के ले जाएँ। पाकिस्तान में बिल्कुल कंपटीशन होना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम को, ख्वाह का ताल्लुक किसी पार्टी से, तहरीक इंसाफ समेत सबको आज़ादाना इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का राइट होना चाहिए, तभी क्रेडिबिलिटी बनेगी इन इलेक्शंस की। लेकिन सबसे पहले जो मामला है वो है कि शोहदा के लवाहिकीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी फैसले को रिजेक्ट किया मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सिविलियंस के ट्रायल को, और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए जानने की कोशिश करते हैं ऐसा आखिर क्या है जो बहुत ज़्यादा उनके जज्बात जो है वो मजरूह हुए। मेरे साथ मज़हर अब्बास साहब, हफीज़ुल्लाह न्याई साहब, बैरिस्टर अहमद पनसोता साहब और जमाल खान रिसानी, आप निगरान सूबाई वज़ीर हैं खेल और सकाफ़त बलूचिस्तान के, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। आपके जो वालिद हैं सिराज रिसानी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा, 2018 में मस्तूंग में बम धमाकों में शहीद हुए। तो जमाल साहब, पहले आपसे शुरू करते हैं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्यों पेश आई आप लोगों को, और आपके वालिद ऑब्वियसली शहीद हुए और दूसरे मिलिट्री के भी जो शोहदा थे, सिविलियंस के भी, उनके लवाहिकीन को क्यों आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत पेश आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिधर शोहदा का बहुत कम सुना जाता है। आज जो मैंने और हमारे साथ जितने भी शोहदा के लवाहिकीन थे पाकिस्तान भर से, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आज जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया एक सूबाई वज़ीर की हैसियत से नहीं, बल्कि एक शहीद के बेटे की हैसियत से, एक शहीद के भाई की हैसियत से, और बलूचिस्तान में जितने भी शहीद हुए हैं, पाकिस्तान में जितने भी शहीद हुए हैं, उनके वारिस की हैसियत से किया। देखिए जी, जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है कि मिलिट्री कोर्ट्स को वो कंटिन्यू ना करें और जो सेक्शन 21D है उसको सस्पेंड करें, तो इस फ़ैसले को लेकर शोहदा की जो लवाहिकीन हैं उसमें रंजिश और गुस्सा और दर्द का जो वो एक्सप्रेस हो रहा है। तो हमारे मुतालबा बड़े सिंपल हैं कि हम चाहते हैं कि क्योंकि हम एक कॉज़ के लिए शहादत कबूल करते हैं, ख्वाह वो मिलिट्री से हमारा ताल्लुक़ हो, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से हमारा ताल्लुक़ हो, या सिविल लाइन इदारों से हमारा ताल्लुक़ हो, हम एक कॉज़ के लिए शहादत कबूल करते हैं। वो कॉज़ है पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की दिफा और पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है उसके लिए। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हमने शहादतें अपने ज़ाती मुफाद के लिए दी हैं। तो खुदारा हम जब ये एक्ट आया
कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 21D को सस्पेंड किया। इससे ये होता है कि क्योंकि अगर दहशतगर्दी होता है, दहशतगर्दी एक मैकेनिज़्म के थ्रू होता है। मैकेनिज़्म ये होता है कि जैसे कुलभूषण यादव का आप ले लें, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि नेटवर्क के तहत वो बलूचिस्तान में कितनी बड़ी इंसर्जेंसी कराया। मेरे वालिद का जो जिसमें 2018 में धमाका हुआ, उसमें भी कुलभूषण यादव का जो नेटवर्क था वो उसमें बराह रास्त तरीके से वो कनेक्टेड थे। उसके अलावा 2011 में मेरे भाई को शहीद किया गया। तो BLF, BLA, TTP ये सारे ऐसे कुछ नेटवर्क्स हैं जिनकी जो सहूलतकार हैं वो बाहर से हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती सेक्शन 21D को सस्पेंड करता है, इससे ये हो रहा है कि वो इन गद्दारों को, मुल्क दुश्मन अनासिर को वो खुली छूट दे रहे हैं कि पाकिस्तान में दंदना कर फिरें और हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको चैलेंज करें, स्टेट की रेट को चैलेंज करें। हमारा सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो हमारा मुतालबा ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स को उनका काम करना दिया जाए और खुदारा इस पे नज़र साजी किया जाए कि सेक्शन 21D को बहाल किया जाए, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि एक और कुलभूषण यादव पैदा हो। आपके नज़दीक 9 मई के जो सिविलियंस पकड़े गए हैं जिन्होंने फ़ौजी इंस्टॉलमेंट्स पर हमला किया, ऑब्वियसली शहदा की मुजस्मों और उनकी सिंबल्स को भी मजाक उड़ाया, आपको क्या लगता है कि उसके ऊपर आपकी क्या टेक है? मतलब बीइंग आपके साथ एक ट्रेजेडी हुई ऑब्वियसली, और आप जैसे बेतहाशा पाकिस्तान में फैमिलीज़ हैं जिनकी फ़ौज में या सिविलियंस जो है वो शहीद हुए, लेकिन क्या 9 मई का जो वाक़या है आप समझते हैं कि उसके भी जो सिविलियंस हैं उनको उस तरह ट्रीट किया जाए जिस तरह कुलभूषण यादव को या जिन लोगों ने टेररिज्म के ज़रिए आपके वालिद को जो है वो शहीद किया, 9 मई वालों को भी करना चाहिए उसी तरह आपके ख्याल में मिलिट्री ट्रायल? ये मेरा सवाल है। देखें जी, बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो क्योंकि हम इसलिए आज यकजा हुए, हमने इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मुल्क भर से शहदा के लवाकिन आए कि हमारा दिल खून के आंसू होता है कि हमारे शहदाओं की बेहुरमती की जाती है। हमें किस चीज़ का आप सिला दे रहे हैं? हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, तो बिल्कुल ये होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे क्योंकि शहदा की कुर्बानियों को उनका जो कर्ज़ है हम चुका नहीं सकते, तो मैं फिर आपकी तवज्जो से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर नज़रसानी की जाए, ताकि कल के दिन ये ना हो कि हम अपने हीरोज़ को खुद ही हम उनको आप मेरे साथ ही रहिए। मैं चाहूँगा कि आप डिस्कशन का हिस्सा रहें और आपके ज़हन में कोई आर्गूमेंट हो तो ज़रूर। मैं अगर मज़हर अब्बास साहब को पहले, मज़हर अब्बास साहब ये जो आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक तो जज्बात होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन हमने तो एनालिसिस करना है। तो आपके नज़दीक जो सेंटीमेंट है शहदा के ख़ानदानों का, जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई जिसमें वो एक तरह से उन्होंने रिजेक्ट किया 5 रुकनी फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का, और उसके लिए वो लार्जर कोर्ट या फुल कोर्ट के लिए अपील करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, आपके नज़दीक किस हद तक ये जस्टिफाइड है, ये सेंटीमेंट, या जस्टिफाइड है इनकी लॉजिक? शुक्रिया कामरान। देखिए, अपील तो उनका राइट है और उन्हें करनी भी चाहिए अपील। ज़ाहिर है वो नहीं इस फैसले को तस्लीम करते और ये उनका लीगल राइट बनता है। मेरी फैमिली अगर कोई हर्ट हुई हो, किसी की भी फैमिली हर्ट हुई हो, तो वो ये बेसिकली क्या चाहता है, वो मसला मिलिट्री कोर्ट या सिविलियन कोर्ट्स का नहीं है। मसला है कि उसको इंसाफ मिले और उसके लवाहिकीन को इंसाफ मिले, दूसरे जो मुल्ज़मान हैं उनको सज़ा हो। ये बुनियादी नुक्ता है कानून का कि जी मुझे इंसाफ उस सूरत में मिलेगा जब मैं ये समझूंगा कि मेरे प्यारे जो मारे गए हैं उनके कातलों को गिरफ्तार करके हो गया जो है सज़ा दी जाए, जस्टिस हो। अब चूँकि हमारे यहाँ ओवर द ईयर सिविलियन कोर्ट पर एतमाद नहीं रहा लोगों को, सिविलियन कोर्ट्स उस तरीके से उन्होंने फ़ैसले नहीं किए। हमने एंटी टेररिज्म कोड भी बनाया, एंटी टेररिज्म एक्ट भी बनाया, लेकिन हमारे यहाँ हालांकि एंटी टेररिज्म एक्ट को अगर 97 का देखें आप तो उसमें 7 दिन में फ़ैसले देने की बात है कि 7 दिन में फ़ैसला हो, सालों लग जाते हैं। बेसिकली ये नो कॉन्फिडेंस है ऑन दी सिविलियन कोर्ट्स
कि सिविलियन कोर्ट्स में, इसीलिए वो लेकिन ये मदर साहब समझते ये हैं बताएं ना शायद कि military court से आपके फैसले हों, नज़दीक ये तो आर्गुमेंट जो दिया है आज, ये इससे इन्होंने नहीं दिया है, स्कूल ऑफ थॉट है जो समझता है कि मिलिट्री पे अगर अटैक हुआ है या मिलिट्री रिलेटेड मामला है उसमें सिविलियंस का ट्रायल भी मिलिट्री के उसमें होना चाहिए। पाकिस्तान का 1952 का एक्ट है, उस पर अमल दरामद 67 से हो रहा है। इसकी लॉजिक से आप डिसएग्री करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े हैं आप? देखिए, अगर हम देखिए, मैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दुरुस्त समझता हूँ, ठीक है, और लेकिन साथ में सिर्फ ये फैसला होना ही ये काफ़ी नहीं होता। मसला सुप्रीम कोर्ट ने ये तो फैसला कर लिया कि नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी देखना है कि फिर सिविलियन कोर्ट्स की हालत भी बेहतर होनी चाहिए। ये एक अगला आप सवाल कर रहे हैं। टेररिज्म एक्ट के बिल्कुल तहत ठीक, टेररिज्म बिल्कुल कोर्ट। ठीक। जी। लेकिन मैं यही बात कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ये ठीक, बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमने अगर ये कामरान, अगर हमने इसमें उसकी बात नहीं है, क्योंकि देखिए सिविलियंस भी शहीद होते हैं, ऐसा नहीं है। जमाल खान जो बैठे हैं इनके वालिद सिविलियन ही थे जो शहीद हुए। जी, मैं वही मैं कह रहा हूँ। ये हैं मियाँ इफ्तिखार के बच्चे हैं, और बेशुमार हज़ारों 80,000 लोग शहीद हुए हैं इस मुल्क में। सही। उनके कातलों को सज़ा देना जो है ये रियासत का काम है। आप मिलिट्री कोर्ट से सज़ा दें, आप दूसरी कोर्ट से सज़ा दें, रियासत का ये काम है। लेकिन अगर हमने मिलिट्री कोर्ट को एज परमानेंट सोल्यूशन बना लिया तो मेरा ख्याल है मिलिट्री कोर्ट अपनी भी वो साख लूज कर जाएगा। बिल्कुल सर, आपका पॉइंट आ इसलिए गया, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले आपका को पॉइंट आ दुरुस्त गया। समझता हूँ। हफीजुल्लाह न्याई साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आपका इस पे क्या नुक्ता नज़र है? आपको लगता है कि इंसाफ जो है वो सिविल कोर्ट से हो जाएगा, इसलिए बिलावजह प्रेस कॉन्फ्रेंस या बिलावजह अपील दायर की जा रही है? आपको लगता है कि नहीं, अगर इनके सेंटीमेंट्स के अंदर कोई लॉजिक है? सेंटीमेंट्स तो अपनी जगह पे, लेकिन एक लॉजिक भी है, जो मुतालबा कर रहे हैं लोग रिजेक्ट किया जाए इस डिसीजन को, वर्डिक्ट को। शुक्रिया कामरान साहब। देखें जी, दो तीन चीज़ें हैं, मुझे समझ नहीं आती कि पहले मैं किसको सामने रख के बात को शुरू करूं। पहले तो मेरा ख्याल है कुलभूषण जाधव का कह दें, क्योंकि मैंने देखा बार बार इसका जिक्र बार बार होता है। कुलभूषण जाधव को जो राइट्स मिले हुए हैं वो पाकिस्तान में हमें आम कोर्ट्स में भी वो राइट्स नहीं मिले हुए कई जगहों पे। ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट या जो दूसरे कोर्ट्स हैं, इन्होंने जो कमिटमेंट दी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को और हेग कमीशन के अंदर जो हैं, ये कमिट करके आए कि हम कुलभूषण जाधव की पब्लिक हेयरिंग करेंगे। ठीक, इसलिए इसका तो डिमांड ना करें, हालांकि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, और हमारे कानून जो हैं, जो हमारी प्रोटेक्शन जो है, ये हमारी जो बेसिक राइट्स हैं आर्टिकल 8 से लेके आर्टिकल 28 तक, वो सारे के सारे पाकिस्तानियों के बारे में हैं। दूसरा जो बात है कि इस तरह के जो सूरत हाल है मिलिट्री कोर्ट्स, तो ये पहले दिन से, जिनको मैं पहले तो ये देखें समझें कि मैं 9 मई के वाक़े को इसको डिनाउंस कर चुका हूँ, बल्कि मेरा ख्याल है कि मुझे तकलीफ हुई कि पाकिस्तान की तारीख में इससे भयानक वाक़या नहीं हुआ। सही। और 9 मई के वाक़े के बाद मैंने एक डिस्क्लेमर देता था, ये मदर साहब और हम इकट्ठे ही बैठे होते थे और हमारा मौक़िफ़ मिलता जुलता होता था कि आप कुछ भी कर लें, मीडिया, लीगल फ्रेटर्निटी और सिविल सोसाइटी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। भले से अंदर से वो ये समझे भी सही कि ये आप लोगों के साथ या ज्यादती है या इंसाफ जो है ये दे सकते हैं। ठीक। तीसरी बात यह है कि ये मेरे लिए एक बड़ी तशवीशनाक बात है कि पाकिस्तान का आईन और कानून जो है वो आपको इंसाफ नहीं दे सकता, और आप उससे बाला इंसाफ लेते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है हमारे मुआशरे के अंदर जिसको हम 65 साल से, कम से कम 58 के मार्शल के बाद मैं इसको बेशुमार दफ़े देख चुका हूँ। ठीक। इसके अंदर मिलिट्री कोर्ट्स भी यही कि ये जो है चीज़ हमने अभी देखी है, लेकिन उससे पहले हमने ओवर एंड अबव मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं डायरेक्ट लोगों को हैंडल करते थे। हमने यहाँ पे सहाफ़ी उमर चीमा साहब को, कि उन्हें एक सहाफ़ी के बारे में खबर दी, तो उसके बाद हमने देखा कि उनको तज़हीक आमेज़, डिस्ग्रेस करके और तौहीन आमेज़ जो है ये उनके साथ सलूक करके टीवी पे लाएगा। और फिर बेशुमार है, राना सनाउल्लाह है, हर दौर के अंदर, भुट्टो साहब के वक्त में, इवन जब सियासी हुकूमतें थी, इमरान खान साहब के दौर में, उनको वो इंसाफ चाहिए था जो कानूनी देता। तो कहते थे जो नवाज शरीफ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा ये उतार दूंगा, AC उतार दूंगा, जो भी वटेवर। अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब आप इस तरह की चीज़ें हैं, तो मेरा पहला जो फिक्र है, लम्हा फिक्री है, वो ये है कि हम एज ए सोसाइटी पूरा पाकिस्तान सैडिस्ट हो चुके हैं। कवानीन दो ही तरह के आपके पास सामने हैं।
एक वो हैं कि जो आपके जो है हमने अंग्रेज से मुस्तार लिया, उसी को हम रिफाइन करते रहे, और दूसरे हमारे शरई कवानीन है। किसी कानून के अंदर ये नहीं होता कि आपको एक कत्ल अगर किसी ने की है, ह्यूमिलिएट करके भी की है किसी की बॉडी को, तो इस्लाम ये नहीं कहता कि पहले उसको ह्यूमिलिएट करो फिर उसको फांसी पे चढ़ाओ। ठीक। इस्लाम कहता है जी कि और उसके कानून शहादत भी आपके इस्लाम के भी सामने, उसके भी सामने है। आप जो हम मोर ओवर क्या समझते हैं ना कि हमारे यहाँ एक आ गया है, ये इंडिविजुअल में तो है। मैं तो जाते और ये समझता हूँ कि जब मेरे दुश्मन पे आप कोई करे तो मेरी तसल्ली भी होनी चाहिए उस बंदे को ऐसा अंजाम दे। तो सर आपके ख्याल में हमारे यहाँ आपके ख्याल में बात यह है, मैं भाई एक बात कर लूँ, एक बात कंक्लूड कर दे, तो मुझे पता है कि थोड़ा सा जो है ना वो लंबा हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक सिर्फ उसमें सिर्फ कंक्लूड कर दे कि उसमें यह है कि जो जब रियासत या इदारे सुप्रीम कोर्ट ये समझे कि आइन और कानून उसको जो है तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे, या कानून में से उसको तसल्ली नहीं होती, और साकिब निसार साहब उठा के अपने चैम्बर में उठा के फैसले देना शुरू कर दे, जो कि आज काजी साहब ने कहा है कि जी गैर कानूनी सारे काम हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट किसने किया? सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने। अगर हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सबसे ताकतवर इदारा है और जिनके कब्जे सबदाद में पाकिस्तान के कोई 40-45 साल रहे हैं, वो ये समझें कि ये आइन और कानून को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता, और उसके बाद अगर हमारे इंडिविजुअल जो हैं वो तो है ही इसी 24 करोड़ 60 लाख बंदों के अजाय तरकीबी में ये बने हुए हैं कि हम कभी भी, मैंने इंडिविजुअल्स को देखा है, मैंने अपने आप को देखा है, मैंने जो आपके लोग जो सुन रहे हैं इस वक्त शो देख रहे हैं, उनसे मैं कई दफ़ा क्वेश्चन किया है कि ये आपके अंदर क्या तकाज़ा है। बस मैं आखिरी फिक्र ये है, ये सैडेस्ट नफ्सियाती बीमारी है, वो कौम को अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। इसका ताल्लुक ना तो कोई इंसाफ से ना कोई बात है। अगर आइन और कानून होता तो हमारे शुदा बेचारे इस तरह का ना करते या इस तरह की डिमांड ना करते। जब रावलपिंडी साजिश केस आपने सिविल अदालत में चला लिया, जिसके अंदर जब पता चला कि कमांडर चीफ को भी उड़ाना चाहते थे और वज़ीर आज़म को भी उड़ाना चाहते थे, और उसने पूरे के पूरा कमीशन बना, तो सिविल बना, तहकीकी की तो CID ने की, उस वक्त की पंजाब के हेड के थे CID के, उन्होंने ये तहकीक की, और इसके बाद सारी चीजों के बाद तो आप कह रहे हैं फिर सिविल कोर्ट में चलना चाहिए सिविलियंस का केस। ठीक है, एक्सेप्टेबल है ही नहीं। अब आप अपने कानून आइन पे इत्मीद रखें, ठीक, और समझें कि इसको हमने, मैं इससे पहले पसोटा साहब पे जाऊं, बिल्कुल ठीक है सर, बात लंबी हो गई। मैं पसोटा साहब के पास जाने से पहले मैं ये बता दीजिए जमाल साहब के, आपने दोनों आर्गूमेंट सुने। मज़हर अब्बास साहब का भी पाकिस्तान की इंटेलेक्चुअल क्लास है, ये ओपिनियन मेकिंग क्लास है, ऑब्वियसली हम इसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, और हफीज़ुल्लाह नई साहब भी उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। ये दोनों का कहने का मतलब ये है कि रावलपिंडी साजिश केस की मिसाल दी कि वो सिविल कोर्ट में चला और बिल्कुल ठीक चला, और आइन जो कहता है उस सुप्रीम कोर्ट ने वो उसकी स्पिरिट को देखा है, तो उसके अंदर वो कह रहे हैं कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में बनता नहीं है। मज़हर अब्बास साहब भी यही कह रहे हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी फैसला जो है बिल्कुल दुरुस्त लगता है और वो आइन के मुताबिक है, आइन की स्पिरिट के मुताबिक है। तो आप ये बताइए कि आपको फिर ऐसी क्या ज़रूरत महसूस हो रही है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और आप समझते हैं कि सिविल कोर्ट के अंदर जहां पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के सिविलियंस के केस चलते हैं, वहां आपका जो हमारे जो शोहदा हैं जो उनके हवाले से जितने भी केस हैं वो वहां नहीं चल सकते सिविल कोर्ट्स में? बिल्कुल जी, देखिए जी, बात जैसे सर ने अर्ज़ किया कि बात सिर्फ सिविल कोर्ट या मिलिट्री कोर्ट का नहीं है। बात यह है कि हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि जब हम अपने शहदा को उनके जनाजे जब उतारते हैं, उनको ले जाते हैं, उनको दफनाते हैं, तो उनके जो चीखें हैं हमें सोने नहीं देते कि उन्हें इंसाफ चाहिए, उन्हें किस लिए शहीद किया गया। तो हमारा मुतालबा ये है कि हमें, क्योंकि हम सारे कोर्ट्स हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन ये कहना पड़ रहा है कि सिविल कोर्ट्स पे हमें कॉन्फिडेंस नहीं है। इसकी छोटी सी वजह यह है कि कुछ ऐसे फैसले हुए हैं सिविल कोर्ट्स के जो कि एक डॉक्टर अला नज़र जो कि बल्स्तान लिबरेशन फ्रंट का हेड था, उसको जो सिविल कोर्ट्स हैं उसकी तरफ से रिहा कर दिया गया। तो हम ऐसे कोर्ट्स पर हम कैसे इत्मीद ला सकते हैं जो कि हमारे बच्चों के कातिलों को, हमारे बच्चियों के कातिलों को रिहा कर रही है। तो बात यह है कि हमें अगर इंसाफ चाहिए तो सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स ही दे सकती है, क्योंकि हम अपने शोहदा के खून को रायगा नहीं जाने देंगे। हमें अपने शोहदा के ऊपर स्टैंड लेना है। राइट, पसोता साहब आप एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, आप सिविल कोर्ट्स के अंदर पेश होते हैं। ऑब्वियसली मेरा नहीं ख्याल आप कोई मिलिट्री कोर्ट्स में पेश हुए होंगे, आप भी सिविल अदालतों के मामला से वाकिफ़ हैं।
मिलिट्री ट्रायल के हवाले से और भी बड़ी बातें कही जाती हैं, उसके हक में भी दलाइल हो सकते हैं, उसके खिलाफ भी दलाइल हो सकते हैं। आपके नज़दीक एक तो ये भी एड्रेस कर दीजिए कि आपकी अपनी राय क्या है इसके ऊपर, और दूसरा ये कि मेरा एक सवाल जो मैंने मुबहम अंदाज में पहले पूछा जमाल साहब से, मैं आपसे क्लियरली पूछ रहा हूँ, ये 9 मई का फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है इवन फॉर द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट जो आया, जिस तनाजुर में आया, जिस तरह आया, और इवन जो उसके ऊपर रिएक्शन है ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तो 9 मई का फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है इस सारी डिबेट के अंदर? सर, सबसे पहले तो मैं जमाल रईसानी साहब और जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनके साथ इसलिए रिलेट कर सकता हूं कि एक वकील जो इस सिस्टम में काम कर रहा है, और वो ये चीज़ मैं एक्नॉलेज करने पर मजबूर हूं कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, एटलीस्ट मातहत अदालती निज़ाम जो है वो बड़ी बुरी तरह फेल किया है बहुत सारे रिस्पेक्ट्स में, जिसमें हमारी एंटी टेररिज्म कोर्ट्स भी हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में या तो केसेस डिसाइड नहीं होते या इस किस्म के फैसले आते हैं जिनका जमाल साहब ने किया, और मैं उनसे रिलेट कर सकता हूँ। मैंने खुद अपने 2-3 बड़े करीबी दोस्त जो हैं वो शहीद हुए आर्मी में थे, और मैं इसमें इनसे ज़्यादा अग्री नहीं कर सकता। लेकिन साथ साथ हमें यह भी देखना है कि पाकिस्तान के कानून और आइन की पोजीशन क्या है। पाकिस्तान का आइन इस चीज़ पर बड़ा क्लियर है। शेख महरम हुसैन केस फॉलोड बाय शेख लियाकत और उसके बाद रावलपिंडी बार एसोसिएशन केस, ये कहता है कि एक सिविलियन का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। लेकिन जब रावलपिंडी बार एसोसिएशन केस आता है उसमें तमाम सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि हम मिलिट्री कोर्ट्स को स्ट्राइक डाउन करते हैं, लेकिन 2 साल की इजाज़त भी दे देते हैं, जहाँ से ये एनामली जो है वो जन्म लेती है और वो बात सारी की सारी डिबेट आगे चलती है। आज की डेट में ये पोजीशन क्लियर है विद दिस जजमेंट कि एक सिविलियन का ट्रायल वहां नहीं हो सकता। लेकिन एक जज साहब ने डाइसेंट किया, उस सेक्शन को उन्होंने कहा कि उड़ाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस सेक्शन में सिर्फ सिविलियंस की बात नहीं है, उसके साथ साथ बहुत सारी और सिचुएशंस हैं, एग्जिजेंसीज हैं जिनको डील किया जा सकता है, जिसकी बात जमाल साहब कह रहे हैं और दूसरे कह रहे हैं, जिसमें स्पाइंग है और बाकी सारी। तो लिहाजा उसके ऊपर एक एतराज है कि उसको शायद स्ट्राइक डाउन ना करते, ये कर देते कि सिविलियंस का जो ट्रायल है वहां नहीं हो सकता। अब मैं 9 मई पर आता हूं, जो आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा है। देखें, 9 मई पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे, मैं समझता हूं, खतरनाक इंसिडेंट्स में से एक, और मैं न्यायिक साहब से भी एग्री करता हूं कि बिल्कुल इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम 9 मई के इंसिडेंट हो या कोई भी हो, जो कानून की पोजीशन है उसके मुताबिक अगर आप एंटी टेररिज्म कोर्ट्स को मॉनिटर करके एक फैसले कोशिश करें, 10 दिन में इंश्योर करें, तो इससे ज्यादा सख्त सजाएं हैं वहां सजाए मौत भी मौजूद है, वहां पर उम्र कैद भी मौजूद है, 10 दिन का ट्रायल भी मौजूद है। मैंने तो बल्कि एक सजेशन दी थी जो आपके शो से भी मैं आज दूंगा कि एक आपकी जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उसके अंदर एक ब्रांच होती है, जैक ब्रांच होती है, जो उनकी लीगल ब्रांच है, वहां से एक शख्स डिप्लॉय किया जाए एंटी टेररिज्म कोर्ट में, जो वहां बैठ के उस ट्रायल को ओवरसी करे और उसमें अपनी फैसिलिटेशन दे पूरी, और इनके 10-10 दिनों में ट्रायल कराएं। नुकसान ये होगा अगर ये मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल्स होते हैं तो पाकिस्तान के साबका अदवार में भी मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल्स को आपने 9 मई का जवाब नहीं दिया मुझे, 9 मई के फैक्टर हाईकोर्ट ने। सर, 9 मई के फैक्टर का तो मैंने आपको बड़ी क्लियरली बात नहीं, वो तो आपने बताया ना कि आपसे कंडेम करते हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि 9 मई की वजह से इतना मामला सेंसिटिव हुआ है फ्रॉम बाय ऑल कंसर्न पार्टीज। जी, ऑफ कोर्स वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो 9 मई है उसको एक अटैक समझा जाए ऑन द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, और वो इस चीज को बड़ा क्लियरली कहते हैं। मेरा ये ख्याल है जब वो बात वहां आती है तो लिहाजा मिलिट्री एक्ट की वो करने की बात की तहरीक इंसाफ को रिलीफ दे देते हैं और ये कहते हैं कि 9 मई वालों के ऊपर जो है वो जो सिविलियंस पकड़े गए हैं उनका तो सिविल कोर्ट भी होना चाहिए क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे, लेकिन मिलिट्री कोर्ट जो है उसको फिर उस तरह ही चलाया जाए। क्या ख्याल है, ये डील कैसी है? ये मैं अपने तौर पे वैसे ही अजरा मजाक का है इसमें मैं आपको कामरान साहब एक चीज एक सिर्फ ऐड कर दूं कि अगर आपने इन सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में चलाया तो मैं आज आपको लिख के दे देता हूं कि तमाम के तमाम इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट से क्विट हो जाएंगे, और ये नहीं चाहती पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी, और हम भी शहरी नहीं चाहते। पॉइंट आ गया आपका। वो लोग जिन्होंने जमाल साहब ये तमाम आर्गुमेंट सुनने के बाद जो तीनों मेरे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि आइन की मंशा के हिसाब से जो है वो सिविलियंस का ट्रायल जो है वो सिविल कोर्ट में होना चाहिए, ख्वाह हालात सिविल कोर्ट के जितने खराब हैं। जी मदर साहब, मैं जी देखें कामरान, जो अभी हमारे भाई ने बात की थी, देखें बेसिक चीज़ क्या है कि आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का कोलैप्स जो है सही वो लोगों की फ्रस्ट्रेशन में इजाफा कर रहा है। यानी जो बेसिक बात ये है कि एक विक्टिम को इंसाफ चाहिए। अब ये इंसाफ की एश्योरेंस जो है ये रियासत ने देनी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने देनी है। आप एंटी टेररिज्म कोर्ट से सज़ा दिलवाएं, ठीक, आप हाई कोर्ट से सज़ा दिलवाएं, जो पीरियड है वो स्पीडी होना चाहिए और जस्टिस बिल्कुल ठीक है सर, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ये उनका मैं जरा कंक्लूड करने से पहले ये टॉपिक जो है जमाल साहब, अब आपकी कोई राय में चेंज हुई है कि शायद आप अपील ना करें और आप
सिविल कोर्ट्स पे एतमाद करते हुए समझें कि नहीं यहीं पे केस चले तो बेहतर है, कि आप फिर भी अपील पे जाएंगे? देखिए जी, इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो पीपल कैन करेक्ट मी कि एक टैबू बन गया है कि मिलिट्री कोर्ट से हम भाग रहे हैं, कि मिलिट्री कोर्ट में कोई अपील नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। यू हैव द राइट टू अपील एज वेल। ये बात क्लियर होनी चाहिए कि मिलिट्री कोर्ट्स में अपील कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि कुछ ऐसे केसेस आए हैं, कुछ ऐसे फैसले आए हैं कि हमें हमारे जो मिलिट्री जो सिविल कोर्ट्स हैं उनके ऊपर जो इत्मीनान है वो उड़ गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने डॉक्टर अला नज़र का कहा। दूसरा, 2011 में मेरे भाई शहीद हुए थे, हमने अपील किया। अभी 2023 है, हमें कोई नताइज नज़र नहीं आए। तो हम किस की तरफ जाएं? हमें अगर क्विक एक्शन चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हम अपने शोहदा का जो कातिल है किस की तरफ हमें इंसाफ चाहिए। तो आप बहरहाल सूरत अपील में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में 2023 तक? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम अपने शोहदा को, जैसे मैंने कहा कि उनके खून को रायगा नहीं देने जाएंगे, और हम किसी को ये इजाज़त भी नहीं देंगे कि वो हमारे शोहदा के खून के साथ खिलवाड़ करे। जी। और आपके नज़दीक आपके 5 रुकनी बेंच का जो फैसला है उसमें क्या 2-3 बुनियादी नकाइस हैं आपके नज़दीक जो आपको ऑन द फेस नज़र आ रहे हैं, जिसके खिलाफ अपील करेंगे आप? देखिए जी, सबसे पहले तो ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स को उनकी काम करने के लिए छोड़ दें। दूसरा ये है कि जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि सेक्शन 21D है, अगर उसको आप सस्पेंड करेंगे, इससे ये हो रहा है कि आप अपने नेशनल जो सिक्योरिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। क्योंकि टेररिज्म जो जितने भी हमारे शोहदा हैं वो नेचुरल उनका डेथ नहीं है, कोई टारगेट किलिंग में शहीद हुआ है, हमारे ऑपरेशंस में शहीद हुए हैं, बॉम्ब ब्लास्ट में शहीद हुए हैं। तो इसके पीछे अगर आप देखें तो एक नेटवर्क होता है, आपको पता है। बिल्कुल जमाल साहब का पॉइंट आ गया, मुझे समझ आ गया कि आप एडामेंट है, आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट की तरफ जाएंगे, और ऑब्वियसली तमाम निगाहें सिर्फ मिलिट्री ट्रायल के हवाले सुप्रीम कोर्ट की तरफ नहीं लगी, बल्कि इमरान खान साहब को रिलीफ देने के हवाले से भी अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ तहरीक इंसाफ की निगाहें लग गई हैं, क्योंकि साइफर केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इसके अलावा जिस तरह प्रेसिडेंट भी जो है वो लेवल प्ले फील्ड की पुकार कर रहे हैं निगरान प्राइम मिनिस्टर से, इन तमाम चीज़ों पे बात करते हैं एक मुख्तसर वक्फे के बाद। सदर मुमलिकत तहरीक इंसाफ के हक़ में सामने आए, उन्होंने निगरान प्राइम मिनिस्टर को लिखा है कि सियासी वाबस्तगियाँ रखने वाले अफराद की जबरी गुमशुदगियों के बढ़ते हुए वाक़यात पर मीडिया में भी बहस हुई। लोगों की सियासी वाबस्तगियाँ वफादारियाँ बदलने पर तशवीशनाक वाक़यात में इजाफा हो रहा है। निगरान प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर जो है वो गौर करें और तमाम सियासी पार्टियों को जो है वो बराबर हिस्सा मिलना चाहिए पार्टिसिपेट करने का इलेक्शन में। इसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर के साथ जो कानूनी टीम ने मुलाकात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें उन्होंने कहा कि हमें मीटिंग की इजाज़त नहीं दी जा रही, पीटीआई की झंडे बैनर्स प्रिंट होने नहीं दी जा रहे। और सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ है मामला, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान ने स्पेशल कोर्ट का जो फर्द जुर्म का फैसला था 23 अक्टूबर को चैलेंज किया है और कहा है कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा के खिलाफ साइफर का पेचीदा केस बनाया गया। ट्रायल कोर्ट ने उजरत का मुजाहरा करते हुए फर्द जुर्म आयद करने और ट्रायल मुकम्मल करने की कोशिश की। शफाफ ट्रायल के आइनी हक़ की खिलाफ वर्जी की। अक्लमंदी का तकाजा है कि इल्ज़ामात को समझ कर जवाब जमा कराने का मुनासिब मौका मिले, वो भी नहीं मिला। चार्ज फ्रेम करने की कार्रवाई ने संगीन सवालात को जन्म दिया है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि FIA वगैरह जो है ये सब शफाफ तरीके से काम नहीं कर रहे। दरख्वास्त गुजार के खिलाफ दहशत गर्दी, बगावत, गद्दारी, तोशाखाना समेत बड़े संगीन मुकदमात हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इसको उड़ा के बाहर फेंके। दयाई साहब, जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट हमारे सामने आई है, मच मोर क्रेडिबल। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा जो है, काजी फ़ाइज़ ईसा, वो बहुत आज़ाद और बहुत क्रेडिबल चीफ जस्टिस तौर पर सामने आए। ये जो पटिशन है इमरान साहब की, इसका क्या फ्यूचर आप देखते हैं? क्या इमरान साहब को ज़मानत पे मिल सकती है, या साइफर केस जो है वो फारिग हो सकता है, सस्पेंशन हो सकती है सज़ा की, अगर हो जाए सज़ा उससे पहले ये फ़र्द जुर्म फारिग हो सकती है? कामरान साहब, कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं तो ना केस के अंदर प्रीव्यू, ना मुझे उसकी जो है पूरे टेक्स्ट से पता है, ना उसके मेरिट डीमेरिट से पता है। ये मुझे पता है कि जी साइफर का केस जो है एक स्ट्रॉन्ग केस है, साइजेबल केस है, और इसको ईजिली रिफ्यूटेबल नहीं है। दूसरी बात यह है कि काजी साहब के बारे में मैं तो एक अरसे से, जब वो बेचारे ज़ेर अताब थे और बहुत सारे लोग जो थे पाकिस्तान के
मीडिया में भी और बाहर भी उनके खिलाफ मुतहद थे, जी। तो हमारी को आवाज़ कभी हम पहुंचा सकते थे, नहीं पहुंचाते थे, मीडिया से हम लगे रहे। ठीक। मैं उससे पहले एक दो बातें क्लैरिफाई कर जाऊँ, कि उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस किया है। पहली बात तो यह है कि जी जो लोग पाकिस्तान में आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर मुलव्वस रहे हैं, जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहे हैं जिसमें लोग बेशुमार शहीद हुए हैं, मुझे एक बंदा नहीं है जो कैफे किरदार तक ना पहुंचा हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर, चाहे पाकिस्तान से बाहर, चाहे वो कानूनी तरीके से, चाहे वो गैर कानूनी तरीके से, या जो अल्ट्रा लॉ को यूज़ करते हुए हुआ है। दूसरी बात यह है कि ये जो हमारा हम जो है, मैं दोबारा कहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने दफ़ा उड़ाई है सेक्शन 2D, मेरे ख्याल में 1 और 2 है, और एक उन्होंने सेक्शन 59, ये दोनों 1967 में इनकॉर्पोरेट हुए थे, जिसमें कहा गया था कि जो म्यूटनी होगी जिसके अंदर अगर सिविलियन आर्म फोर्सेस आप मिलके करेंगे तो उनके ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट्स में होंगे। ये तो मेरिट पे है, उसको कैसे इंटरप्रिटेशन होती है, अदालत हमेशा उसके पास होता है। और जब मेरा जो बहुत ही अजीज़ बरखुरदार पनसोटा साहब है, जब ये करेंगे तो ज़ाहिर है कि इनको एग्जैक्टली अपने लिहाज से इंटरप्रेट करेंगे, उनके मुकाबले में वकील खड़ा होगा, वो भी अपनी स्किल दिखाएगा। ठीक। इदारे के खिलाफ उन्होंने एक एक्शन लिया, या अगर इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च किए इदारे के खिलाफ, तो ये बड़े जरूरी है। देखा अगर इस तरीके से आप ये करें, जिस तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, जी, उसको भी हक नहीं होना चाहिए कि वो जजेस जो है उनके कंडक्ट को वो चेक करें। वो भी जजों को भी जो है पहले वो सिविल कोर्ट में जलील होना चाहिए नीचे से, फिर सेशन कोर्ट में जाना चाहिए, फिर हाई कोर्ट में जाना चाहिए। नहीं, ये नहीं है, ये हो चुका है ना। मैं वो गलत हुआ है ना, वो फिर आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खत्म करें ना सर। अगर मैं आपसे एग्री कर लेता हूँ, मैं सर आपसे एग्री कर लेता हूँ कि फौजियों का ट्रायल ओपन होना चाहिए ताकि दुनिया को पता चले उन्होंने क्या किया, अगर कोई गलत काम किया है। जजों का भी ट्रायल ओपन होना चाहिए, पता चले दुनिया को उन्होंने क्या गंदगी की है। जी कामरान साहब, मेरा ख्याल है हम कंफ्यूज ना करें, दो चीजें हैं। ये बच्चा बैठा है, वो चले गए, इसको वो चले गए। मैं तो इसलिए टॉपिक चेंज कर दिया था मैंने, आप लेंगे उधर। उसमें एक बात, अच्छा मैं एक फिक्र सर, जजेस जो हैं अगर सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है तो कभी भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ट्रायल नहीं करेगी। ये देख ले, वो कंडक्ट जो है, जुडिशल कंडक्ट जो है, उसके ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रिश्वत लेते हैं, कोई मेल प्रैक्टिस नहीं सर, फिर सबका ही ओपन होना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ, मैं एग्री करता हूँ आपसे, इंसाफ नहीं है उनका होता है। और ये भी नहीं होना चाहिए न्याजी साहब, ये भी नहीं होना चाहिए। नहीं, वो करते तो जजेस ही है ना, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे जाके एक स्पेशल फोरम बनता है ना, मतलब उस तरह तो नहीं, दूसरे तरीके से नीचे से ट्रायल हो। मैं आपको ये कहता हूँ, म्यूटनी का आर्टिकल सर, मैं आपसे एग्री करता हूँ। अब ये डिबेटेबल हो जाएगा कि 9 मई को किस तरह देखा जाए, एज म्यूटनी देखा जाए या सिर्फ फसाद देखा जाए, वो मैं डिस्कशन ही नहीं कर रहा उसके ऊपर, टॉपिक क्लोज हो गया। मैं तो आ गया था इमरान खान पे। जब आपने एक रावलपिंडी साजिश केस में जनरल अकबर साहब, जनरल नजीर और कई ब्रिगेडियर, बेशुमार कर्नल और कुछ एयरफोर्स ऑफिसर, उनके साथ फैज अहमद फैज साहब का, सजाद जहीद साहब का और जनरल अकबर की जो मिसेस थी, इन सब का ट्रायल जो है एक बड़ी एक्सटेंसिव उसकी इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया। फिर उसके बाद 3 मेंबर जुडिशियल कमीशन था, जब वो चल रहा है 2-3 साल, और सुप्रीम कोर्ट को ना उम्र कैद, एक बात और बता दूं मैं, जहां पर थोड़ा सा, सुप्रीम कोर्ट को 2 साल के लिए भी इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। ये इतना गैर कानूनी और गैर आईनी एक्ट है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। तो उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 साल के लिए सिविलियंस का ट्रायल करने की इजाजत दे दी मिलिट्री कोर्ट्स में, ये कितनी ज्यादती है। इसकी क्या तुक, इसकी क्या मंतक, इसकी क्या लॉजिक बनती है। मतलब इस मुल्क के अंदर तो कोई सिस्टम ही नहीं है। और मैं आपसे एग्री करते हुए, ये सदर मुमलिकत को जो प्रोटेक्शन मिली हुई है न्याजी साहब, कि वो एज फॉर ही होल्ड्स ऑफिस, उनके भी अगर वो कोई जुर्म करते हैं तो उनको उसी वक्त तुन देना चाहिए। ये तो होने नहीं चाहिए कि जी वो जब सदर मुमलिकत की पोस्ट से उतरेंगे। मेरे ख्याल है मामले को आगे ले चलते हैं। दलाइल बड़े हकीकत अच्छे हैं सिर्फ मसले को उलझाने के लिए। कर लें। सर मेरी बात सुने यार न्यायी साहब, बताओ बात क्या है। बात ये है कि मेरे गिरबान पे कोई आएगा तो अगर तो मैं ताकतवर आदमी होऊंगा तो मैं डिसाइड करूंगा जस्टिस कैसे देना है, और अगर मैं कोई माथर साथड़ होऊंगा तो मैं इसी तरह के दलाइल जैसे यहाँ पर मैं दे रहे हैं, कोर्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये सब चलेगा। तो सर ये ताकत की गेम है। माओजे तक ने कहा था पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, दिस इज द रूल ऑफ द लॉ। तो छोड़े सर इस बात को। जिनको चोट लगी है वही बताएंगे अगर ताकतवर है कि डिसाइड। आपने सही बात कही है, ये बात तो यही है, इसमें क्या दो रहा है, इसमें क्या दो रहा है। नहीं ताकतवर नहीं है वो
बिल्कुल सही है। मैं कहता हूँ अब आपने अब सही मैं अगर से आगे चलो आपकी मैं इजाजत इसमें से, मुतफिक हूँ। मसौदा साहब, मामला था सुप्रीम कोर्ट का। मैं जानना चाहता सुप्रीम कोर्ट का जो एक वो इमेज बन के हमारे सामने आया, बहुत ही आज़ाद और क्रेडिबल जुडिशरी, तो इमरान साहब को ये अगर इंसाफ कोई मिलता हुआ नजर आता हुआ तो हम देख सकते हैं कि इलेक्शन से पहले इमरान खान की जमानत ही ना हो जाए सुप्रीम कोर्ट से, या ये उड़ जाए जी, फर्दे बिल्कुल, इस जुर्म। वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ भी एक्सपेक्टेड है जी, क्योंकि एक तो उसमें दो बातें हैं। एक तो ऑफ कोर्स आपने जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की है, मैं तो समझता हूँ हमारी बड़ी क्रेडिबल सुप्रीम कोर्ट है और मेरा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एतमाद है, एज लॉयर भी और एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान भी। लेकिन साथ साथ ये जिन केसेस में ऊपर जा रहे हैं बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, इन केसेस के अंदर भी इतना ज़्यादा मटीरियल अवेलेबल नहीं है जिसकी बेसिस पर खान साहब को मुझे कन्विक्शन होती हुई नजर आई। अगर कन्विक्शन की जाएगी तो उसी तरह कन्विक्शन होगी जिस तरह साबका प्राइम मिनिस्टर्स को दी गई है पाकिस्तान में। उसके अलावा अगर आपने मेरिट्स पर जाकर देखना है तो शायद ही हैज़ अ लॉट टू अचीव आउट ऑफ दिस केस एंड गेट आउट ऑफ दिस केस। और जो पोस्ट अरेस्ट बेल के प्रिंसिपल्स हैं वो बिल्कुल सही तरह फॉलो नहीं किए गए। फिर जो फर्दे जुर्म अच्छा, मुझे आयद एक की बात जा रही है, बताइए, जिस तरीके कार से अगर जिस एक हेस्टी बात मैनर में बताइए, किया जा ये रहा है जो सर, जिस चैनल पे मैं काम करता हूँ, दुनिया न्यूज़, यहाँ से अगर कोई फुटेज भी चैनल की मैनेजमेंट की मर्जी के बगैर निकल जाए ना तो ये सैकेबल ऑफेंस है। तो आप मुझे बता रहे हैं कि साइफर केस के अंदर अभी मेरिट ही नहीं बनता कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एयर वाई को इंटरव्यू देते हुए बता रहा है, छोड़े आजम खान ने क्या कहा, छोड़े लेट्स प्ले वाली बात की, छोड़े उन्होंने खाली कागज लहराया जलसे में, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। वो आजम खान ने बताया कि इन्होंने मांगा, इमरान खान ने बताया एयर वाई को इंटरव्यू देते हुए कि जी मेरे पास वो साइफर था, मुझसे गुम हो गया। मतलब हाउ कैन यू टेक सच अ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट टू योर हाउस एट बनी गाला एंड यू जस्ट उसको आपने गुम कर दिया और अब आप कह रहे हैं कि मैं फिर भी प्राइम मिनिस्टर बनने के अहल हूं। ये मेरा एक लॉजिकल आपसे कानूनी सवाल है। मैं तो कर नहीं सकता दुनिया न्यूज़ में बैठ के, यहाँ का कैमरामैन तो कर नहीं सकता। सैकेबल ऑफेंस है, हाईएस्ट ऑफिस प्राइम मिनिस्टर का, वो करके अगर इस पे से निकल जाए तो फिर इंसाफ नहीं है इस मुल्क में। जी थोड़ा सा आपसे पूछ नहीं, रहा हूं। आपकी बात दुरुस्त है। अगर तो सिचुएशन ऐसी ही हुई जैसी आप बता रहे हैं, इमरान खान ने जिस बताया इंटरव्यू सर, को रेफर करें तो AirWire उसके को साथ इंटरव्यू साथ देते बहुत हुए। सारी बहुत सारी कंफ्लिक्टिंग पोजीशंस है सर। दैट इज नॉट द करेक्ट पोजीशन। जो अदालत में पोजीशन ली गई है उसमें कंप्लीटली एक डिफरेंट सिचुएशन। आप देखें टीवी इंटरव्यूज को उठा के तो फिर वो भी था कि मेरे पाकिस्तान में नहीं, बाहर जायदाद सर नहीं है, आजम मैं खान ने वो है ज़राए, और इस सब्सटेंशिएट तरह कर बहुत सारी बातें जिन पर हम जा दिया सकते हैं। बयान देके कि इमरान खान ने मुझसे लिया था और वापस नहीं किया। सर आजम खान का जो बयान है वो 164 का जो बयान है उसमें ना क्रॉस एग्जामिनेशन मौजूद है। वो आप और मैं सब जानते हैं कि तो पाकिस्तान अगर इमरान खान एयर वाई के इंटरव्यू से मुकर जाएं तो वो वैसे ही 62-63 में आ जाएंगे, झूठ बोला उन्होंने एयर वाई को इंटरव्यू। अगर वो आज ये प्ली ले लें कोर्ट के अंदर कि मैंने एयर वाई को इंटरव्यू देते हुए झूठ बोला था कि मुझसे साइफर गुम हो गया, ये झूठ था, तो इन आइदर वे ही विल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर 5 years और लाइफ टाइम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइफर की जो ओरिजिनल कॉपी है उसके ऊपर भी दो राय हैं, बिकॉज ही सेज कि मेरे पास उसकी डीकोडेड फॉर्म थी, तो वो तो टेक्निकली साइफर क्वालिफाई नहीं करता है। दूसरा, जहां तक उनका इंटरव्यू है वो तो खुद एक्सप्लेन करेंगे कि वो इंटरव्यू में उनका एक्चुअल मकसद क्या है। कोडेड लेकिन होता मैं है आपको उसकी बता ही रहा तो हूं, साइफर जो कोडेड होता है उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, वो तो किसी को समझ ही नहीं आ सकता। जो जिसको हम साइफर कहते हैं वो डिकोडेड ही होता है, जो हमें समझ तो है ना कि कहा क्या जा रहा है उसके अंदर, वो उस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। लेकिन चले मैं आपका पॉइंट, आप कह रहे हैं कि केस के मेरिट पे देखा जाएगा। मजहर अब्बास साहब, सुप्रीम कोर्ट और ये जो प्रेसिडेंट की जो एफर्ट्स है, इससे किस हद तक लेवल प्ले अकॉर्डिंग टू तहरीक इंसाफ मिल जाएगी? वो कह रहे हैं झंडे पलट नहीं हो रहे हैं और ये ज्यादती हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है, अगर उनको कॉर्नर मीटिंग नहीं करने दिया रही है, ज्यादती हो रही है, किस हद तक ब्रेक थ्रू मिलेगा इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ? कामरान, अभी तक तहरीक इंसाफ का कोई जलसा नहीं हुआ है। अभी तक तहरीक इंसाफ की कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं हुई है। कराची में भी सुन रहे हैं कि 12 तारीख को उन्होंने मिलेनियम मॉल पे जो है कोई शो करने की जो है इजाज़त मांगी है। अब आई डोंट नो कि इजाज़त मिलती नहीं। जब तक उनका कोई शो होता नहीं है, और अगर यही हुआ इजाज़त नहीं मिली, क्योंकि दीगर जमातों को तो इजाज़त है, दीगर जमातें तो कर रही हैं, तो फिर जाहिर है ये शुकूक व शुबात बढ़ेंगे और फिर इस तरह की कंप्लेंट जायज़। लेकिन बदर साहब एक बात बताएं, पाकिस्तान में हर इलेक्शन 1988 से तो मैं देख रहा हूँ, किसी में लफ्ज़ मुतारिफ होता है इलेक्शन के बाद झुरलो, किसी में मुतारिफ होता है कि जी चमक काम दिखा गई, किसी में मुतारिफ होता है आरोस का इलेक्शन, किसी में मुतारिफ होता है कि ये हो गया। तो पाकिस्तान में हर इलेक्शन जो है उसका रिजल्ट दूसरे ने ना मान के, हारने वाली पार्टी ने उसको डिस्क्रेडिट किया हुआ है। तो अगर ये एक और इलेक्शन भी हो जाएगा जिसमें कोई पार्टी कह देगी जी कि मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, जैसा नून लीग 2018 में कह रही थी, तो क्या फर्क पड़ता है? निज़ाम ज़िंदगी चलता रहेगा उस तरह ही। नहीं, वो तो चलता रहेगा, निज़ाम ही तो नहीं चल रहा, बस हम चल रहे हैं।
निज़ाम अगर चल रहा होता तो फिर क्या बात ये थी। सही है, ये आपने सही कहा। निज़ाम तो बैठ गया, लेकिन असल चीज़ कामरान ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्शंस हो, इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो, एक जमात के लिए जो आपको बिल्कुल भी नज़र ना आ रहा हो कि वो जलसा कर सकते हैं, जुलूस कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कैंडिडेट्स कर सकते हैं, जहां वो कोशिश करते हैं उनके लिए मुश्किल। अगर ये सिचुएशन क्रिएट हुई तो ये इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी इलेक्शन से पहले ही ख़त्म हो सर जाएगी। यही पॉइंट अगर मैं ये बढ़िया आपने- आपको इंश्योर करना है। बिल्कुल ठीक। न्यायी साहब, अगर इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी से इलेक्शन से पहले खत्म होगी तो भी क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान में तो अक्सर इलेक्शन क्रेडिबल नहीं हुए न्यायी साहब। कामरान, जो मेरे प्रोटोकॉल है ना आपके शो में आने के, उसकी मैं पहले भी बहुत सारी खिलाफवर्जी कर चुका हूँ। अच्छा तो अब मैं मजीद नहीं करने को मुतहम्मिल नहीं हूँ। आपकी क्या राय है? मेरी सर, वही कोई राय है। प्रोटोकॉल नहीं है आप पे, आप जो चाहे बोले। नहीं, ओहो भाई, कुछ मैं अपने लिए तो कुछ मुंतखब कर अच्छा, सकता वो हूँ, आपके या सेल्फ मुझे प्रोटोकॉल आज़ादी कहे ना, नहीं है मेरी तरफ से कोई कि मैं प्रोटोकॉल कुछ- नहीं है। सेल्फ प्रोटोकॉल है आपके लिए जो नहीं, सर, मेरे लिए है उसकी मैं बहुत सारी वायलेशन कर चुका नहीं, हूँ। क्योंकि आज के शो के अंदर मुझे पता होता तो मैं अपने छोटे प्यारे भाई के लिए कोई गुंजाइश पैदा करता और कहता कि आज शो में मदर साहब को ही उसमें जो है उनसे नंबर तजमा हो जाए। अच्छा, ठीक है सर। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर मेरा तो सिर्फ एक फिक्र सुन लें। 1953 में जब ख्वाजा नाज़मुद्दीन को निकाला गया सर और हाल में अनवारुल हक काकड़ साहब तक सर एक वजीर आजम नहीं है जो कि एस्टेब्लिशमेंट के या फौज की मदद के बगैर। न्याय साहब, मुझे ये उसको 1 मिनट से हो। ब्रेक का कह रहे हैं, मैं वापस आके आपकी बात सुनने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आपकी हर बात मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है। एक ब्रेक लूंगा जी मैं। बातें सुनने को मिलती हैं, न्यायी साहब फरमा रहे थे तो शो का वक्त ही खत्म हो जाता है। फिर कभी सही, मुझे दीजिए नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाज़त।